देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम आज जो है कंपनी की पूरी बैलेंस शीट बनाने को समझेंगे, है ना, कि कंपनी की जो पूरी बैलेंस शीट है उसको कैसे बनाते हैं। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, अब एक और चीज़ है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो होती है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो जितने भी आइटम आते हैं, ठीक है, इससे पहले जो बैलेंस शीट बनती थी, जितनी भी जो बैलेंस शीट बनती थी इससे पहले वो टी शेप में होती थी। टी शेप का मतलब क्या होता है, उस वक्त ये समझ लीजिए उसका जो शेप था बैलेंस शीट का वो ऐसे था, है ना। वो टी शेप में होने की वजह से एक साइड आ जाती थी एसेट्स और दूसरी साइड आ जाती थी आपकी लायबिलिटीज। अब देखिए जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से डिसाइड किया गया है। कंपनी एक्ट 2013 ने जो है कंपनी की पूरी एक बैलेंस शीट का एक पूरा का पूरा प्रोफार्मा दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 ने, ठीक है। तो अगर कंपनी एक्ट 2013 में भी शेड्यूल 3 में पार्ट फर्स्ट में कंपनी की पूरी बैलेंस शीट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, एसेट्स भी होगी और लायबिलिटीज भी होगी, है ना। तो देखिए एक और चीज है, लायबिलिटीज और एसेट्स होगी। इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर होता क्या है, कि बैलेंस शीट के अंदर अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि एसेट्स जो है हमेशा इक्वल होती है, एसेट्स हमेशा इक्वल होती है किसके, एसेट्स हमेशा इक्वल होती है लायबिलिटीज के प्लस कैपिटल। ये आपका फॉर्मूला होता है ना। यानी नॉर्मली जब आप जो है बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होगी, लायबिलिटीज होगी और साथ ही साथ कैपिटल होगी। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। अब देखिए मेन चीज क्या, अगर इसके अलावा भी अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एसेट्स को डिवाइड करने का दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट का मतलब क्या, अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो जो तुम्हारी एसेट्स हो सकती है वो दो तरह की एसेट्स हो सकती है ना। या तो एसेट्स होगी आपकी नॉन करंट एसेट्स या होगी वो करंट एसेट्स, ठीक है। या तो नॉन करंट एसेट्स होगी या होगी वो करंट एसेट्स, या नॉन करंट एसेट्स होगी या होगी वो करंट एसेट्स, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं तो लायबिलिटीज भी तुम्हारी दो तरह की हो सकती है। लायबिलिटीज में दो तरह की लायबिलिटीज कैसे हो सकती है, लायबिलिटीज भी तुम्हारी या तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी या होगी वो करंट लायबिलिटी, या तो नॉन करंट लायबिलिटी या होगी वो करंट लायबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की देखो मेन चीज क्या, अगर नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर मैं एसेट्स की बात करूं, है ना, एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स होती क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है, जिस चीज पर भी तुम्हारा राइट हो, है ना, जिस चीज पर भी तुम्हारा अधिकार आ जाए, जिस चीज पर तुम अपना राइट कह दो कि राइट यानी अधिकार के साथ तुम बोलो कि ये चीज मेरी है, जिस चीज को भी कंपनी या फर्म अपना अधिकार के साथ बोलती है कि ये चीज मेरी है, उसी को बोलते हैं हम क्या, एसेट्स। आ रहा कि नहीं समझ में, ठीक है। यानी नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर राइट किस चीज पे जमा होगे, नॉर्मली इसकी भी बात करते हैं। अधिकार जो जमा जाता है किसी वैल्यूएबल चीज पे होगा। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, जिसकी कोई वैल्यू होगी उसी चीज पर अधिकार होगा। यानी जो वैल्यू लेस होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एसेट्स नहीं हो सकती। यानी एसेट्स वो जिसकी वैल्यू हो, और वैल्यू होगी तो तुम जब भी तो उसके ऊपर अधिकार जमाओगे, और अगर अधिकार जमाओगे तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। अब एसेट्स में भी वो नॉन करंट एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। अगर करंट एसेट्स की बात करी जाए, है ना, करंट एसेट्स की या नॉन करंट एसेट्स की बात करी जाए, पहले नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं कि नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। तो अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करी जाए तो जो नॉन करंट एसेट्स है, ये समझ लीजिए ऐसी एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। किसी भी एसेट्स की लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसी को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। किसी भी एसेट्स की लाइफ अगर मोर देन 1 ईयर है तो उसी को कह देंगे हम क्या, नॉन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स की बात करी जाए, करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसकी लाइफ विद इन 1 ईयर, जिसकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर जिस एसेट्स की भी होगी, किसी भी एसेट्स की लाइफ 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर उसकी लाइफ है तो ऐसे एसेट्स को बोल देंगे हम क्या, करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं लायबिलिटीज। पहले लायबिलिटीज की बात करते हैं कि लायबिलिटीज होता क्या है। ठीक है, लायबिलिटीज की अगर बात करी जाए कि लायबिलिटीज होता क्या है, नॉर्मली ऐसी अमाउंट जिसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है, टू द आउटसाइडर, यानी बाहरी बंदे को अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है उसी को बोल देते हैं लायबिलिटीज, है ना। अब लायबिलिटीज का मतलब क्या, सिंपल शब्दों में यहां पर आप रेस्पॉन्सिबल हो गए
कोई अमाउंट पे करने के लिए। आप डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट का मतलब क्या, आप एक तरीके से आपके ऊपर जो है लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी हो, आप उस चीज के लिए जिम्मेदार हो जब तक आप उसको पेमेंट ना कर दो। ठीक है, तो लायबिलिटी इन फ्यूचर किसी भी अमाउंट को अगर आपको पेमेंट करना है वो लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर लायबिलिटी की बात करी जाए तो लायबिलिटी भी दो तरह की हो सकती है ना। लायबिलिटी भी दो तरह की हो सकती है, लायबिलिटी भी नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है और करंट लायबिलिटी हो सकती है ना। अगर नॉन करंट लायबिलिटी की बात करी जाए, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, जिसका भी पेमेंट 1 साल के बाद होगा, ऐसी लायबिलिटी को कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, ऐसी लायबिलिटी को बोल देते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया आपको कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। इसके बाद करते हैं कैपिटल की बात। देखो नॉर्मली कैपिटल होता क्या है, सिंपल शब्दों में कह दूं, जितनी भी अमाउंट बिजनेस के अंदर ऑनर के जरिए इन्वेस्ट की जाती है वो सारी की सारी बिजनेस के अंदर जाकर कैपिटल बन जाती है। अब नॉर्मली ये बिजनेस के हिसाब से होती लायबिलिटी है, ठीक है, मगर वो ऑनर के जरिए जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसको एक स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, कैपिटल, है ना। अगर कैपिटल की बात करूं मैं, है ना, तो देखो एक चीज है, यहां पर जब हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं तो पूरी की पूरी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट को हम कुछ ना कुछ मेन हेडिंग में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो एग्जांपल के तौर पर कैपिटल की भी 2 मेन हेडिंग होगी यहां पर, है ना। 2 मेन हेडिंग होने का मतलब क्या होता है, कैपिटल को भी एग्जांपल के तौर पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, समझ लीजिए, देखो कंपनी क्या होता है, कंपनी जब फाइनेंस रेज करती है तो कंपनी जो फाइनेंस ले सकती है, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था फाइनेंस इज लाइक ए ब्लड फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या होता है, ब्लड की तरह होता है। बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंस के लिए उसको क्या क्या कर सकती है, फाइनेंस के लिए वो शेयर इशू कर सकती है ना, यानी ऑनर फंड, ऑनरशिप इशू कर सकती है अपनी, या फिर डिवेंचर इशू कर सकती है, या बोरोड फंड। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, या तो शेयर इशू कर सकती है या डिवेंचर इशू कर सकती है। अगर वो शेयर इशू करती है तो जो भी इन्वेस्टर उस शेयर को परचेज करेगा या जो भी इन्वेस्टर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसी इन्वेस्टर को बोल दिया जाएगा बाद में शेयर होल्डर, ठीक है। और उनके जरिए जितनी भी अमाउंट आ रही है उसी फंड को बोला जाता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, शेयर होल्डर फंड, इसके बाद इसकी जो अगली मेन हेडिंग होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। होता क्या है समझ लीजिए इस चीज को, इसका मतलब क्या है, ये भी कहीं ना कहीं कैपिटल का ही पार्ट है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, इसको मैं समझाता हूं, जब मैं यहां समझाऊंगा ना सारी की सारी, उसके बाद ही मैं इस चीज को जो है एक्सप्लेन करूंगा। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि पूरी की पूरी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां एसेट्स होगी, लायबिलिटीज होगी और कैपिटल होगा, है ना। फिर एसेट्स के अंदर भी 2 तरह की एसेट्स होगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटीज में भी 2 तरह की लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। कैपिटल में भी 2 तरह की वहां पे हेडिंग मिलेगी आपको, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो मेन हेडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मेन हेडिंग के अंदर सबसे पहली जो हेडिंग आती है इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना। इस बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले जो शो होता है तुम्हारी वो इक्विटी एंड लायबिलिटी। अच्छा एक और चीज है, कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, यानी एग्जांपल के तौर पर इक्विटी एंड लायबिलिटी पहली हेडिंग, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपकी मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग होने की वजह से इसको क्या करना है, तुम्हें कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। अब इस मेन हेडिंग के अंदर देखिए, इक्विटी यानी कैपिटल, लायबिलिटी सिंपल शब्दों में जो पेमेंट आउटसाइडर को होगा, इसकी हमने क्या करा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इक्विटी का मतलब क्या, यहां पे भी इसकी 2 मेन हेडिंग मिलेगी आपको। तो सबसे पहली जो इसकी मेन हेडिंग मिलेगी आपको, शेयर होल्डर फंड,
है ना। शेयर होल्डर फंड यानी ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर से आता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, या ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर का होता है, शेयर होल्डर का जो अमाउंट होती है उसी को कहा जाता है शेयर होल्डर फंड। अब एक चीज और है भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां पर ये ऐसी अमाउंट जो ऑनर के जरिए अमाउंट लगाई जाती है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, वो कैपिटल कहलाती है। अब अकॉर्डिंग टू ये तो एसेट्स होनी चाहिए, क्योंकि हम सारा का सारा किसके हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, ऑनर के हिसाब से कर रहे हैं, ये किसके हिसाब से कर रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो बिजनेस है और जो ऑनर है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग होने का मतलब क्या है, यहां पर जितना भी ऑनर का पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर और जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है बिजनेस के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस हो रही है, ना कि ऑनर, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर एंट्री हो रही है या जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस होती है, ऑनर नहीं होती है। और एज्यूम कर लीजिए कि बिजनेस एक तरीके से जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो इन फ्यूचर जब भी बिजनेस खत्म होगा तो जितनी भी अमाउंट ऑनर से आई है बिजनेस के पास वो उसको वापस करनी पड़ेगी। इसीलिए उसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। किसके लिए लायबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेन चीज क्या, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के बाद सबसे पहली हेडिंग क्या होगी तुम्हारी, कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल क्या होती है, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर जब कंपनी बनती है तो कंपनी कुछ ना कुछ जो है अपना शेयर कैपिटल, है ना, कुछ ना कुछ शेयर कैपिटल क्या करवाती है, रजिस्टर करवाती है रजिस्ट्रार के पास, है ना। कि एग्जांपल के तौर पर वो शेयर मार्केट से कितना अमाउंट जो है रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी शेयर, ठीक है, तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है। आ रहा है कि नहीं में? अब जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर के जरिए शेयर बिजनेस के पास आता है, जितना भी अमाउंट शेयर के जरिए बिजनेस के पास आता है या कंपनी के पास आता है, ऐसी अमाउंट को कहा जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग करते हैं इसकी, शेयर होल्डर फंड के अंदर दूसरी हेडिंग कौन सी होती है। अब देखिए मेन चीज क्या, जब बिजनेस चलता है तो बिजनेस का ऑपरेट होता है। बिजनेस जब ऑपरेट होता है तो उसमें प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट भी जनरेट होता है, उस प्रॉफिट से रिजर्व भी बनाते हैं हम। रिजर्व आपने सुना होगा, प्रॉफिट का वो पार्ट जो किसी स्पेसिफिक या जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसे रिजर्व कह देते हैं। अब नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर ये रिजर्व या प्रॉफिट होता किसके लिए है, एग्जांपल के तौर पर ये किसके पास जाता है, ऑनर के पास जाता है। ऑनर यहां पर कौन है, तुम्हारा शेयर होल्डर, है ना। तो इसीलिए इसको भी हम किस में गिनेंगे, शेयर होल्डर फंड के अंदर गिनेंगे। तो इसीलिए हमारी दूसरी हेडिंग आएगी तुम्हारी रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है या बिजनेस जो काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, शेयर होल्डर के लिए। और बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा। आगे समझ में? नेक्स्ट आगे चलो, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। आगे समझ में? यानी इसमें रिजर्व भी आते हैं, सरप्लस यानी प्रॉफिट भी आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे चले, इसके बाद तीसरी हेडिंग है ना। तीसरी हेडिंग की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर जो तीसरी हेडिंग है आपकी, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या होता है समझो इस बात को थोड़ा सा। होता क्या है कि कंपनी जो है शेयर वारंट इश्यू करती है, एक तरह की, ये भी एक तरीके से समझ लीजिए ये शेयर होल्डर के लिए ही इशू किया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो भी शेयर होल्डर है वो इसको परचेज कर जो है अपने शेयर को जो है शेयर वारंट में कन्वर्ट करवा सकता है। या शेयर वारंट जो इशू किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तुम्हारा शेयर होल्डर के लिए। तो इससे जितनी भी अमाउंट आएगी वो शेयर होल्डर की ही होती है। आगे समझ में आया? यानी ऐसी मनी जो शेयर वारंट के जरिए आती है। समझ में आ गया? अब देखो मेन चीज क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस हेडिंग के अंदर जो आपको याद रखना है ना, केवल ए और बी दो याद रखना, तीसरी हेडिंग को बिल्कुल भी याद नहीं रखना।
ठीक है, नॉलेज के लिए समझ लीजिए, याद नहीं रखना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? आपको ज्यादातर जो दिखेगी वो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, बस, इसके अलावा कुछ और दिखेगा ही नहीं, ये वाली हेडिंग दिखेगी नहीं। आगे समझ में? नेक्स्ट आगे चलो, आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्लास 12th में, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद देखो शेयर होल्डर फंड। इक्विटी की पहली हेडिंग हो गई शेयर होल्डर फंड। इक्विटी की दूसरी हेडिंग कौन सी है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। होता क्या है, समझो इस बात को थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि हमारा जो बिजनेस है वो जो उसका फाइनल अकाउंट बनता है उस साल के आखिर में बनता है ना। किसी भी बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट बनता है वो साल के आखिर में बनता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर फाइनल अकाउंट बन रहा है तुम्हारा 31 मार्च में, है ना। साल का आखिर मान लीजिए, हम कैलेंडर ईयर की जगह ना लेकर हम क्या लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा समझ लीजिए 31 मार्च है। 31 मार्च मतलब हर तुम्हारे जो फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो कब बनते हैं तुम्हारे? 31 मार्च में बनता है, ठीक है। यानी तुम्हारा जो ईयर क्लोज होता है वो 31 मार्च में क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च के हिसाब से तुम्हारे फाइनल अकाउंट बन रहा है। अब एग्ज्यूम कर लो कि अकाउंट बनने से पहले यानी ईयर क्लोज होने से पहले एज्यूम कर लो कि तुमने क्या करा, 25 या 20 मार्च में, 20 मार्च मान लो, 20 मार्च में तुमने क्या करा, शेयर इशू कर दिए। क्या इशू किए हैं? शेयर इशू कर दिए। 20 मार्च में तुमने शेयर इशू कर दिए। अब शेयर इशू करे, जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू करा वो एप्लीकेशन मनी आई वहां पर तुम्हारे पास, तुमने अभी अलॉटमेंट नहीं किया शेयर का, शेयर इशू कर दिए और अलॉटमेंट अभी शेयर का अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, यानी शेयर होल्डर के पास अभी तक शेयर नहीं गए। तो जब तक शेयर नहीं जानेंगे तब तक उनको शेयर होल्डर कहा भी नहीं जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, जब तक किसी भी बंदे के पास या इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं पहुंच जाते तब तक वो शेयर होल्डर में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब तुमने शेयर इशू करे, एप्लीकेशन मनी तो आ चुकी मगर शेयर अभी तक अलॉट नहीं हुए। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? और 31 मार्च आ गया, अकाउंट क्लोज हो गए तुम्हारे, यहां पर सारे के सारे फाइनल अकाउंट बना दिए और शेयर अलॉट करे तुमने कब? 5 अप्रैल में। यानी अलॉटमेंट कब करी तुमने? ठीक है, 5 अप्रैल में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम अकाउंट बना रहे हैं कब? 31 मार्च में। ये पूरी बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च में बन रही है। 31 मार्च के हिसाब से शेयर अलॉट करे नहीं है, एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, ठीक है, मगर वो शेयर होल्डर तब तक नहीं बनेंगे जब तक उनके पास शेयर ना चले जाए। आ रहा कि नहीं आ समझ में? तो ऐसी मनी को कहां दिखाएंगे? अब एक और चीज है, वो पैसा आया है तो वो है तो कैपिटल, है ना, मगर अभी वो शेयर होल्डर फंड में नहीं गिनेंगे उसको, तो फिर कैसे दिखाएंगे उसको? दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट के नाम से। यानी यहां पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है मगर अलॉटमेंट अभी कैसी है? पेंडिंग है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, यही है तुम्हारी दूसरी हेडिंग। इसको भी याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इसको याद रखना। ये भी आपके क्लास 12 में जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये भी आपकी नहीं दिखेगी हेडिंग आपको, ठीक है, तो इसको भी याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे को, समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे। बाकी कैपिटल का काम हो चुका पूरा, कैपिटल की 2 मेन हेडिंग थी। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सबसे पहले मेन हेडिंग की बात करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग आएगी सबसे पहले, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज आएगी। अब देखो मेन चीज क्या याद रखना, नॉन करंट लायबिलिटी हो या करंट लायबिलिटी हो, इनके अंदर भी जो हेडिंग आती है वो 4 हेडिंग आनी, बस 4 हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर है, 4 हेडिंग ही तुम्हारी करंट लायबिलिटी के अंदर है ना। इससे तुम्हें आसान हो जाएगा याद करना कि यार इसमें तो केवल 4 हेडिंग थी, हमें 5 याद करनी नहीं है, 5 तो हो ही नहीं सकती। आ रहा है नहीं याद में? तो 4 हेडिंग तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आनी है और 4 हेडिंग ही तुम्हारी करंट लायबिलिटी के अंदर आनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें नॉन करंट लायबिलिटी क्या आती है। पहले बता चुका हूं कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, ऐसी लायबिलिटी को बोल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हेडिंग है तुम्हारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसकी मेन हेडिंग है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है, समझो इस बात को थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी को जो है, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। और कंपनी जो पैसा ले सकती है मार्केट से, वो दो तरीके से ले सकती है। या तो वो अपनी ऑनरशिप इशू करे, यानी ऑनर फंड का इस्तेमाल कर सकती है, या कर सकती है वो बोरोड फंड का इस्तेमाल, है ना। बोरोड फंड में भी दो तरह का फंड होता है। बोरो का मतलब होता है उधार, है ना। तो बोरोड फंड में भी दो तरह का फंड होता है। या तो फंड ऐसा हो सकता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, तो उधार लिया है मगर उसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, ऐसे फंड को बोल देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अगर बोरो यानी उधार लिया है मगर उसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। आ जाइए, तो फिलहाल हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो समझ में आ गया होगा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है। इसके बाद आगे चलिए, इसी में आता है आपका डिबेंचर्स, इसी में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इसी के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो, ठीक है, या एग्जांपल के तौर पर डिबेंचर इशू करते हो, तो डिबेंचर भी यहीं शो किया जाता है, इसके अंदर शो किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये नोट नंबर जो बनाया ना, यहां पर हम इसको और ओपन नहीं करेंगे, इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नोट डालेंगे और आगे को जो नोट है उसके अंदर हम बताएंगे कि इसके अंदर जो है डिबेंचर्स आए हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। नेक्स्ट आओ, चलो इसके बाद बी, नेक्स्ट इसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है ना, अगली हेडिंग हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है, समझो इस बात को थोड़ा सा। देखिए मेन चीज क्या, हमारी यहां पर इनकम दो तरह की हो सकती है ना। इधर समझो इस बात को थोड़ा सा। हमारी जो इनकम हो सकती है वो दो तरह की इनकम हो सकती है। एक ऐसी इनकम जो अकाउंट के हिसाब से होती है, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, जो अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हारे पास आई है, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इनकम। एक इनकम ऐसी होती है जो टैक्स के रूल के हिसाब से आती है ना, जो टैक्स के रूल के हिसाब से आती है अकाउंटिंग, उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं उसको, टैक्सेबल इनकम। अब मेन चीज क्या, ये जो तुम्हारी अकाउंटिंग इनकम होती है, ये दोनों टैक्सेबल, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, ये दोनों जो इनकम होती है इनमें हो सकता है डिफरेंस, है ना। अब नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर डिफरेंस क्यों आता है, जो अकाउंटिंग होती है टैक्स के लिए जो अकाउंटिंग होती है, यानी जो टैक्स वाली जो अकाउंटिंग होती है वो अलग होती है जनरल अकाउंटिंग से, है ना। यहां अलग रूल अप्लाई होते हैं, वहां अलग रूल अप्लाई होते हैं, है ना। यहां पे किसी चीज के लिए अलग रूल है, वहां पे किसी और चीज के लिए अलग रूल है, और इन रूल के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंस आ जाता है दोनों इनकम में। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर, क्या करूं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है किससे, टैक्सेबल इनकम से, ऐसी इनकम को कहा जाता है, सॉरी ऐसे जो उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, ऐसे उस डिफरेंस को कहा जाएगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है ना। क्या बोल देंगे इसको, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ये थोड़ा साइन समझ लीजिए। साइन का मतलब क्या, देखिए जहां की साइड इसका माउथ ओपन होगा, जहां की साइड इसने अपना मुंह खोल रखा होगा, वो समझ लीजिए वो बैलेंस ज्यादा है, और जहां की साइड इसका माउथ क्लोज है, ऐसे बैलेंस, इसको वो समझ लीजिए वो बैलेंस तुम्हारा क्या है, कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आओ चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद सी पॉइंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अगर बात करी जाए, है ना, तो देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए बस समझ में नहीं आ रहा कि यार ये समझ, एक बात तो समझ में आ गई, कोई लायबिलिटी को देख के कि लॉन्ग टर्म नेचर की है, मगर ये भी समझ में आ गया कि ना तो ये बोरोइंग में जाएगा, ठीक है। तो इसको कहां पहुंचा देंगे तुम, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर पहुंचा दोगे। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। डी पॉइंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
जो अमाउंट बनाई गई है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बनाई गई है, तो ऐसे ऐसे प्रोविजन को बोल देंगे हम क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आ रहा? ठीक है, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 हेडिंग हो गई। 4 हेडिंग में याद कौन सी करनी, ना बी पॉइंट याद करना, सी पॉइंट याद करना, ना डी पॉइंट याद करना है, देखेगा ही नहीं आपको, यानी केवल एक पॉइंट याद करके आपका काम हो जाएगा। इसमें याद तो सारे करना, मगर जो ज्यादा फोकस है वो इस चीज पे देना, इस बार सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चलो उसके बाद 4th पॉइंट, 4th मेन हेडिंग में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, अब आएगी क्या, करंट लायबिलिटी आएगी, है ना। तो करंट लायबिलिटी को देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 हेडिंग होगी, और 4 की 4 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, छोड़ ही नहीं सकते। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 हेडिंग होगी। तो सबसे पहले जो इसके अंदर देखो, यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, यहां क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार ले रहे हो, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर कर दोगे, ऐसे लोन को बोल देंगे, ऐसे बोरोइंग को बोल देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके अलावा बी पॉइंट, बी पॉइंट के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे इसके में, तो एग्जांपल के तौर पर जब आप परचेज करोगे सामान, तो परचेज करते वक्त क्रेडिटर भी आ सकते हैं, ठीक है, और बिल पेबल भी आ सकते हैं, है ना। और इन दोनों को शो कहां किया जाता है, ट्रेड पेबल में, है ना, क्योंकि आपने जो सामान जो है खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो ट्रेड पेबल के अंदर आपको समझा दिया, 2 आ सकते हैं, ठीक है, या तो बिल पेबल आएगा या फिर क्रेडिटर आएगा। आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए मेन चीज क्या, इसके बाद सी सेम ही है, यहां ये अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था, ठीक है, यहां आ जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहां अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह लो, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, और यहां जो आपको दिखेगी वो दिखेगी अदर करंट लायबिलिटीज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अदर करंट लायबिलिटी, तो देखो अगर नॉर्मली अदर करंट लायबिलिटीज की बात करी जाए, है ना, ध्यान से देखते हैं, अगर अदर करंट लायबिलिटीज की बात करी जाए, अदर करंट लायबिलिटीज को बाद में समझेंगे, पहले इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है उसको देख लेते हैं, है ना। अदर करंट लायबिलिटीज के बाद आता है आपका 4था पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। है ना। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो प्रोविजन के अंदर अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है समझ लीजिए। मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, अंदाजा है कि कोई डेप्टर आपका पैसा मार लेगा, कोई डेप्टर्स है, देखो डेप्टर्स किसको कहते हैं समझो इस बात को थोड़ा सा अभी समझा देता हूं। वैसे मुझे इसको एसेट जब आता, एसेट को जब समझाता तब समझाता, मगर समझ लीजिए डेप्टर किसे कहते हैं। डेप्टर का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो तुम्हें अमाउंट पे करेगा, तुम्हें पे करेगा, कंपनी को जो पेमेंट करता है, मतलब जो कंपनी का कर्जदार होता है, ऐसे बंदे को बोल देते हैं डेप्टर्स। यहाँ पर कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अगर नॉर्मली डेप्टर्स की बात करूँ तो जो डेप्टर्स होते हैं, मान लीजिए हो सकता है वो पैसा क्या कर ले, मार ले। मारने का मतलब क्या होता है, आपके पैसे अमाउंट खत्म हो जाए। अगर अमाउंट खत्म हो जाए और आपको लगता है कि भाई वो मेरा फला फला डेप्टर है, वो मेरे पैसे मार सकता है, तो अगर वो मार सकता है तो आप क्या करोगे, आप पहले ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है प्रोविजन के तौर पर क्या कर दोगे, जो है पहले ही मान के चलोगे कि यार मैं पहले ही जो है इसको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ एज ए बैड डेप्ट। आ रहा है कि नहीं में? ठीक है, यानी उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? यानी मान लिया है कि हाँ ये मारा जा सकता है, अभी मारा नहीं गया पैसा, मारा जा सकता है, पहले ही तुमने मान लिया, ठीक है, तो इसे बोल दिया जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा और बहुत प्रोविजन आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना भाई, डेप्रिसिएशन के लिए भी पैसा जो है यहाँ आता है, जो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है वो भी यहाँ आता है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है वो भी आपका यहीं आता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अब देखो मेन चीज क्या, तुम्हें पता लग गया ए बी और डी
हेडिंग में कौन कौन सा तुम्हारा आइटम आता है। इसके अलावा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, तो तुम डाल दोगे उसको अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। आ रहा कि नहीं आ रहा था, कहाँ डाल दोगे उसको तुम, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या हो सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड नहीं करा, डिविडेंड ड्यू हो गया था, पेड नहीं करा। अब डिविडेंड पेड नहीं करा, अब डिविडेंड पेड नहीं करा, वो एक तरीके से करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं रखोगे, शॉर्ट टर्म में रखोगे, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो अब एक और चीज़ है, हमने उधार तो नहीं लिया, डिविडेंड तो हम देंगे, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो किस में आएगा वो तुम्हारा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें चारों की चारों हेडिंग याद कर रखनी है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल करेंगे। अच्छा, टोटल की बात करते हैं। यहाँ पर तुमने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, करंट ईयर का बैलेंस लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेते हैं, जो चल रहा है करंट ईयर उसका बैलेंस लेंगे, और जो बीत चुका उसका बैलेंस लेंगे प्रीवियस ईयर का। इससे क्या हो जाता है, इससे जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस वक्त हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है। आ रहा है कि नहीं उसमें। ठीक है, उस वक्त हम मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में हमें आसानी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये अब कंपनी 2013 के हिसाब से कंपलसरी है कि जब भी बैलेंस शीट तैयार होगी तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का अमाउंट ली जाएगी। आ रहा कि नहीं उसमें। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद हम टोटल करेंगे। ठीक है, और टोटल करने के बाद, ठीक है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी का आपका क्या होगा, टोटल आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगू चलो, इसके बाद देखते हैं एसेट्स को। जगह नहीं है तो इसलिए मुझे इसको रफ करना पड़ रहा। एसेट्स इसी के नीचे आएगी। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। एसेट जो है इसी के नीचे आएगी, इस बात को याद रखना है। जगह नहीं है इसलिए इसको रफ करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया भी वर्टिकल होती है बैलेंस शीट। तो अगली हेडिंग हमारी जो मेन हेडिंग होगी अगली, वो कौन सी है हमारी, एसेट्स की, है ना। अब मैं पहले बता चुका हूं कि जो एसेट्स होती है वो भी दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, ऐसी एसेट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर, जिसकी भी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, नॉन करंट एसेट्स। जिसकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर होती है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले देखते हैं हम नॉन करंट एसेट्स को। तो इसकी पहले मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, है ना। नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करी जाए तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखते हैं कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी एसेट्स आती है, जो जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है ना। तो उसको भी देखते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी एसेट्स आती है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर याद रखना है कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर टोटल 5 टाइप की एसेट्स होती है, 5, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। आ रहा कि नहीं आ सकते। ठीक है, टोटल नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी 5 तरह की एसेट होती है जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होती है। तो पहली फिक्स्ड एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एसेट्स अंदर भी अलग अलग तरह की एसेट्स आ सकती है। तो उसको देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट के अंदर कौन कौन सी एसेट्स आती है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी तुम्हारी टेंजिबल एसेट्स हो सकती है ना, टेंजिबल एसेट्स हो सकती है। भाई टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, समझो इस बात को, ऐसी एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। लाइक एग्जांपल के तौर पर मशीन परचेज करी और मशीन की जो लाइफ होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, तो टेंजिबल भी है और देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है। कहाँ आएगी वो, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगी। ठीक है, इसके अलावा फर्नीचर भी तुम्हारा लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, और उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो कहाँ पर आएगा, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएगा। काफ़ी सारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी एसेट्स होती है जो इसके अंदर आती है। लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, यहाँ पर आएगी टेंजिबल एसेट्स के अंदर। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। तो काफ़ी सारी एसेट्स होती है जो तुम्हारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है। मैंने तुम्हें बता दिया, फर्नीचर, ठीक है, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी आती है, इस बात को रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद टेंजिबल एसेट्स के बाद आते हैं तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट्स में, है ना। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा।
इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर महसूस किया जा सकता है, ऐसी एसेट्स को बोल देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। लाइक एग्जांपल के तौर पर गुडविल। गुडविल क्या होती है, अब देखो एक और चीज है, गुडविल सिंपल शब्दों में कह दूं रेपुटेशन, है ना, क्या होती है, रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, अब एक मेन चीज क्या होती है कि जब किसी भी बिजनेस की अगर तुम रेपुटेशन की बात करी जाए तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक उसकी जो है रेपुटेशन रहेगी। रेपुटेशन यानी गुडविल रहेगी, और गुडविल रहेगी यानी एग्जांपल के तौर पर बिजनेस की जो लाइफ होती है वो 1 साल की तो होती नहीं कम से कम, बिजनेस तो जो है बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, तो उसकी जो लाइफ होगी वो मोर देन 1 ईयर होगी, तो गुडविल की लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होगी। यानी जब तक बिजनेस चलता रहेगा उसकी रेपुटेशन चलती रहेगी, रेपुटेशन का मतलब गुडविल चलती रहेगी, और गुडविल यानी तुम्हारी एसेट्स होती है, वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है, ठीक है, इसलिए उसको कहाँ दिखाएंगे हम, यहाँ दिखा देंगे। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर केवल गुडविल नहीं आता, पेटेंट भी आता है। पेटेंट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सामान बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप चाहते हो कि यार इसको जो है कोई दूसरा बंदा कॉपी ना करे, है ना, कोई बंदा दूसरा कॉपी ना करे, उसको क्या करोगे आप, गवर्नमेंट से क्या करवा लोगे, पेटेंट ले लोगे, अपना पेटेंट राइट ले लोगे, है ना। अब वो पेटेंट राइट ले लोगे, इसका मतलब क्या, वो तुम्हारे पास एक अधिकार आ जाएगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई दूसरा बंदा एज इट इज कॉपी नहीं कर पाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे जो प्रोडक्ट है उसको सेफ्टी मिल गई, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब एक चीज और है, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट बनता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, जब तक प्रोडक्शन होता रहेगा, सामान बिकता रहेगा, इसका मतलब क्या, पेटेंट भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि तो तुम बिजनेस चला रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो चला नहीं रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हो, और बिजनेस चला रहे हो तो प्रोडक्शन भी लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, ठीक है, तो सामान भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म तक बिकता रहेगा, ठीक है। तो पेटेंट क्या कैसा होगा, वो पेटेंट भी तुम्हारा क्या है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, इसीलिए इसको कहाँ दिखाएगा हम, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर दिखाएंगे। समझ में आ गया। कॉपीराइट्स भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, और ट्रेडमार्क भी इसी के अंदर आता है, बस इतना समझ लीजिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। इसके बाद आगे चलते हैं, ए और बी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा सी पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। तुम पैसा लगा रहे हो शेयर के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर, और ये शेयर और डिबेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। शॉर्ट इस बात करना, पहली बात, शेयर के अंदर भी इक्विटी शेयर का कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता, प्रिफरेंशियल का रिडक्शन हो सकता है, मगर एक कंडीशन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो लाइफ होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है, बस ये समझ लीजिए मोर देन 1 ईयर होती है, और तुम पैसा लगा रहे हो, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ शेयर और डिबेंचर समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद सी पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। जैसे लाइबिलिटी के अंदर जो है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, ऐसे ही यहां पर डिफर्ड टैक्स एसेट्स होता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, अब देखो मेन चीज क्या, रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर क्या था, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी, टैक्सेबल इनकम कम थी, ठीक है। अब डिफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर क्या होगा, अगर मैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स की बात करूं तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर क्या होगा, तुम्हारा अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी और टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा, ऐसे डिफरेंस को कहा जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट्स। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चलो इसके बाद डी पॉइंट, है ना। डी पॉइंट की बात करते हैं कि डी पॉइंट में क्या क्या आता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप लोन लेते हो तो वो लायबिलिटी होती है ना। अब वो लोन तुम लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोन लेते हो तो वो लायबिलिटी होती है, और अगर आप लोन देते हो तो वो एसेट्स होती है। आ रहा है कि नहीं। अब आप लोन जो दे सकते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी दे सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हो। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, उसका पेमेंट 1 साल के बाद होगा, ऐसे लोन को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। आ रहा है कि नहीं, में क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। एडवांस आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, ई पॉइंट। ई पॉइंट में अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके अलावा भी और बहुत सारी नॉन करंट एसेट्स हो सकती है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ डालनी कहाँ नहीं डालनी, तो वो डाल देना आप अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए, ये एक तरह का स्टोर हाउस है, जहाँ समझ में नहीं आता बस वहाँ डाल दो। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है।
आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ये हो गया आपका क्या, पूरी की पूरी नॉन करंट एसेट्स। मैंने बताया था आपको कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो हेडिंग आएगी 1 2 3 4 5, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो हेडिंग आई है 1 2 3 4, ठीक है। याद करने के लिए बता सकता हूँ, याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजिबल एसेट्स को याद करना ही करना है बिल्कुल, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स को याद करना ही करना है बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। इनको याद कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, थोड़ा सा इसका जो है ना बस एक झलक सी देख लेना, एक तरीके से देख लेना कि है क्या ये, ठीक है। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, याद रखना ही रखना है कि नॉन करंट एसेट्स क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अलावा इसको भी याद कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस याद रख लेना है क्या, इस बार तुम लोन दे रहे हो, ठीक है। और अदर नॉन करंट एसेट्स याद रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद मेन हेडिंग में मैं बता दिया तुम्हें, ये और ये बहुत ज़्यादा मेन हेडिंग है, जब क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा देखोगे इनको, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स तो हो चुकी, अब आते हैं तुम्हारा करंट एसेट्स के अंदर, है ना। करंट एसेट्स, है ना। अब देखो करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट्स के अंदर 6 हेडिंग आती है, याद रखना ही रखना है, इससे तुम्हें आसान हो जाएगा याद करना। 6 हेडिंग आती हो, 6 की 6 याद करनी, 6 की 6 याद करनी, इस बात को याद रखना है। 6 हेडिंग आती है और 6 की 6 याद रखनी है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हेडिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला इसमें हेडिंग आती है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आता है। सिंपल शब्दों में आपने इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है, किसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या कह दिया गया था हमारे जरिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। क्या कहा गया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा गया था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो केवल शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आपने पैसा लगाया मगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया, ठीक है, किसी ऐसी सिक्योरिटी को परचेज किया है जो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं हम, करंट इन्वेस्टमेंट। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आगे चलो इसके बाद, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए वो एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, इसके बाद क्या आता है, इन्वेंट्रीज। देखिए नॉर्मल होता क्या है कि जब आप प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे, है ना। अब हो सकता है कि कुछ जो आप परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसका क्या होता है, स्टॉक बच जाता है ना। स्टॉक बचेगा, स्टॉक जो बचेगा वो कहाँ शो करोगे आप, वो करोगे इन्वेंट्री के अंदर। हो सकता है स्टॉक हो तुम्हारा किसका, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक वो भी यही शो होगा, हो सकता है फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो भी यही शो होगा। आ रहा है कि नहीं उसमें, यानी रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है वो भी यहाँ शो होगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, सामान बना रहे हो और वो बनने की प्रोसेस में है और अभी बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया, तो ऐसे स्टॉक को कहाँ दिखाओगे आप, यहाँ पे दिखाओगे। आ रहा है कि वहाँ पर कैपिटल आइटम की बात चल रही थी, यहाँ पर करंट एसेट्स की बात चल रही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलो, इन्वेंट्रीज की बात, अगली हेडिंग, इन्वेंट्रीज के बाद देखते हैं अगली हेडिंग, ट्रेड रिसीवेबल, है ना। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या, मैंने भी इससे पहले पढ़ाया था लाइब्रेरी के अंदर ट्रेड पेबल, वहाँ मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सामान उधार परचेज कर सकते हैं, उधार परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स आएंगे और बिल पेबल आएंगे। हम सामान बेच भी सकते हैं उधार, सामान उधार बेचेंगे तो डेप्टर्स आएंगे और बिल रिसीवेबल आएंगे। तो डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल कहाँ शो होंगे, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर शो होंगे। आ रहा है कि नहीं उसमें, कहाँ शो होंगे तुम्हारे, बिल रिसीवेबल के अंदर शो हो जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसके बाद आगे चलिए डी पॉइंट, ठीक है, डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या होता है समझो, खुद जो तुम्हारे पास कैश रखा है, यानी कैश जो रखा है, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के बराबर होती है, किसी भी चीज की वैल्यू जो कैश के बराबर होती है, जो कैश की तरह ही होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर आपने क्या कर रखा, बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर रखी। अगर वो बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट है बैंक के अंदर जो अमाउंट है वो है तो तुम्हारा कैश,
वो कैश के बराबर है। आ रहा है कि नहीं उसमें, यानी बैंक आ रहा है कि नहीं उसमें, कैश भी, ठीक है, कैश के अलावा जो तुम्हारा बैंक बैलेंस होता है वो भी तुम्हारा ही नहीं रखा जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, ऐसी सिक्योरिटीज जिसके अंदर तुम पैसा लगाते हो, हाथों हाथ पैसा लगाओ और हाथों हाथ ही पैसा निकाल लो, विड्रॉ कर लो, जिसका बिल्कुल समझ लो एक बहुत शॉर्ट टर्म, इसका बहुत वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड में तुम इसको जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हो और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं उसमें, तो वो कहाँ गिना जाएगा, वो भी तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर गिना जाता है। समझ में आ रहा। नेक्स्ट आओ चलो इसके बाद, ठीक है, तो 3 चीजें मैंने इसके अंदर बताई। डी के बाद ई पॉइंट पाते हैं। ई पॉइंट पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। देखो तुमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया था, है ना, अब दे रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए। अब तुम्हारे पास, अब तुम किसी को पैसा उधार दे रहे हो वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए, तुम्हारे पास जो वापस पैसा आएगा वो तुम्हारा 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये एसेट्स है, देना, पैसे देना तो एसेट्स होती है ना। तुम किसी को पैसा उधार दे रहे हो, यानी कंपनी अगर किसी को पैसा उधार दे रही है तो वो एसेट्स है कंपनी के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है। आगे चलो इसके बाद, इसके अलावा अब देखो और एक और चीज हो सकती है, इसके अलावा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार और कौन कौन सी एसेट्स कहाँ कहाँ जाएगी, है ना, तो अदर करंट एसेट्स। आ रहा है कि नहीं समझ में, क्या होगा, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो लाइक एग्जांपल के तौर पर अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, मान लो हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुमने सुना होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका तुमने पेमेंट पहले ही कर दिया हो। अगर किसी भी एक्सपेंसेस का आप पहले ही पेमेंट कर देते हो वो बाद में आपके लिए एसेट्स बन जाती है, वो कहाँ जाएगी, अदर करंट एसेट्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी भी ऐसी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कहाँ जाएगी, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगी। आ रहा कि नहीं यार समझ में। तो ये पूरी की पूरी तुम्हारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट जो बनती है सीक्वेंस के साथ बनती है, इस बात को रखना। इसके अंदर हम कोई सा भी आइटम ऊपर नीचे नहीं रख सकते, है ना। अपनी मर्जी से हम एग्जांपल के तौर पर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से इसको ऊपर रख दें और करंट इन्वेस्टमेंट को नीचे रखते, नहीं हो सकता। इस बात को रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल सीक्वेंस से बनानी है, इस बात को रखना है। इस तरीके से तुम्हारी बैलेंस शीट बन जाएगी और इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, जितना तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आया था वो ही इक्वल होगा तुम्हारे एसेट्स के, एसेट्स का टोटल भी उतना ही आना है, ठीक है। यही होगी, तो इस तरीके से तुम्हारी होगी बैलेंस शीट तैयार कंपनी की, है ना। इस बात को रखना है। तो आज के लिए इतने टॉपिक काफ़ी है। थैंक यू।